नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो हरफन मौला हैं, घोड़े से भी तेज भाग सकते हैं। योग को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय इनको जाता है और जब बिजनेस में कूदे तो अब स्वामी जी की कंपनी 70,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है और जल्द ही 1 बिलियन क्रॉस करने वाली है। तो ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी स्वामी रामदेव जी मेरे साथ हैं। स्वामी जी, आजकल पहलवानी हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तो जब तक जियोगे तब तक रहेगी। अभी मेरी बायोलॉजिकल एज 25-30 की है और जब मैं 100 का हो जाऊंगा तब भी 45-50 की रहेगी। तो घोड़े की तरह खुद भी दौड़ना है, देश को भी दौड़ाना है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वप्न दिया, देश को संकल्प दिया है विकसित भारत का, भारत को आर्थिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से भी पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, पीस के लिए, जीवन के निर्माण और निर्वाण के लिए भारत की ओर आए। ऐसे भारत को गढ़ने में हम हर पल लगे हुए और लगे रहेंगे। और आपको भी मैं जब सूरत में था तब पहली बार देखा था, 30 साल पहले की बात है ये। बस हम में और आप में इतना ही अंतर हुआ है, बीच में थोड़ा आपका पैर का एक्सीडेंट हो गया, आप थोड़े से तगड़े हो गए, हम थोड़े पतले हो गए। बिल्कुल सही स्वामी जी, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो सबसे पहले जानना चाहता हूँ, सेवा त्रिवेणी, ये सेवा त्रिवेणी क्या क्या करने वाली है और इस इनिशिएटिव को लेने के लिए आपने कैसे सोचा और क्यों सोचा? ऐसे सोचा है कि देखो, देश के एक देवतुल्य, एक ऐसे हिमालय जैसा व्यक्तित्व, एक ऐसे राष्ट्र ऋषि जैसे एक प्रधानमंत्री जो भगवान के एक वरदान के रूप में मिले हैं, उनका नीति, उनकी नीयत और उनका नेतृत्व इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो 18-18 घंटा जो है पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक मात्र व्यक्ति नहीं है, ये 140 करोड़ 150 करोड़ भारतीयों के प्रतिबिंब है। तो उनके इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए हमने सोचा कि हम देश में जो सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में और भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध जो विद्यालय, उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर बच्चे, उनको 11,000 से लेकर के 51,000 रुपए तक बच्चों को पुरस्कार दिए जाए। करीब 10,000 बच्चे इस प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे तो उन बच्चों को गौरव मिलेगा। वो आने वाले समय में एक गौरव अनुभव करेंगे कि देखो, हाँ, हमने पुरुषार्थ किया तो हमको गौरव मिला। तो ऐसे ये प्रतिभा पुरस्कार हमने इसका नाम दिया, प्रधानमंत्री प्रतिभा पुरस्कार के माध्यम से उन बच्चों को एक आत्मविश्वास मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। 750 जगह हम हेल्थ कैंप लगाएंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे। कई बार लोग इग्नोर करते रहते हैं अपने हेल्थ को। और फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तो 25 से 30% लोगों को देश में है, करीब 35 से 40 करोड़ लोग इसी पीड़ित हैं। उनको फ्री औषधि और फिर उनको लीवर ट्रांसप्लांट से बचाना। देश बीमारियों और बुराइयों में फंसा रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए एक स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का एक जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हमने ये सेवा त्रिवेणी की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर की। सबसे बड़ी बात महाराज जी, अगर हम आज भारत में हेल्थ की बात करें तो हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें न केवल आप काम करते हैं बल्कि हेल्थ को लेकर कई तरह के कंसर्न है। हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज का बुरा हाल है, आपने बताया फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस जैसी कई तरह की बीमारियां हैं। हाल ही के दिनों में आपने क्या नए रिसर्च किए जिसके बारे में आप हमको बताना चाहेंगे? जैसे में रूस ने बताया जा रहा है कि कैंसर की वैक्सीन बना ली, चीन ने एक नया ग्लू बना लिया जिससे हड्डियों को जोड़ा जा सकता है, कुछ और? अरे वो तो अभी सी जिनपिंग और पुतिन साहब बात कर रहे थे कि भाई 150 साल आदमी की उम्र को कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारे पास सच में इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, मनुष्य को दीर्घायु शतायु बनाने के लिए और 150 साल तक जीने के लिए जो तौर तरीके हमारे पूर्वजों ने बताए थे, हम एक तो एंटी एजिंग के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, लॉन्जिविटी के ऊपर। हमने मधुमक्खियों की जो है, जो अलग अलग प्रकार की नस्ल है, उनकी 1.5 गुना आयु बढ़ा दी। तो हमारे पास लॉन्जिविटी का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। पूरी दुनिया देखना जो है, मैं तो कहता हूँ ये तो हमने इसके ऊपर अब दुनिया के ऊपर फोकस करेंगे ना, और इसके लीगल इसके लिए कॉम्प्लाइंस है वो भी पूरा करेंगे। लॉन्जिविटी के लिए लोग भारत को ही तरफ देख रहे हैं। फिर लिवर किडनी फेलियर, एक एक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए से लेकर के 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
हम पूरी दुनिया को लीवर किडनी फेलियर से बचा सकते हैं, हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, 15, 20, 25 से लेकर के 50 कर दिया हमने। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत जैसी औषधियाँ बनाई हमने, लोगों को पार्किंसंस, डिमेंशिया और यहाँ तक कि ऑटिज्म को ठीक किया मेरे भाई। उसके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई। हमारे पास 500 डॉक्टरों की रिसर्च की टीम है, 500 डॉक्टर्स, और उनको सपोर्ट करने वाले 500 जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, 5000 डॉक्टर्स और हैं जो एनिमल ट्रायल में उनकी सहायता करते हैं। तो इतनी बड़ी टीम है, 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके हमने लीवर फेलियर के लिए लिवोग्रिड, किडनी फेलियर के लिए लिनोग्रिड, माने फैटी लिवर से हेपेटाइटिस से लेकर के क्रेटिनिन जिनका 8, 10, 16 तक हो गया तो उनको ठीक किया मेरे भाई। और इंजेक्शन फ्रैक्शन 15, 20 से लेकर के हमने 55, 60 तक किया है। थायराइड को और प्रोस्टेट को, इनफर्टिलिटी को, और कैंसर के भी, मल्टीपल कैंसर, मल्टीपल माइलोमा उसके पेशेंट्स को अच्छा किया, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर तक को, उसके लिए सिस्टोग्री डायमंड, और इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में, और एम से लेकर के टाटा मेमोरियल जो कैंसर पे काम कर रहा है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल से लेकर के देश और दुनिया के करीब 30 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, उनके साथ तो हमारा एमओयू हो चुका है, 50 के साथ अभी होने की तैयारी चल रही है। पूरी दुनिया के 20-25 देश हमारे साथ लग चुके हैं और 50 देशों को जोड़ने की तैयारी है। तो हम भी अपने धुन में लगे पड़े। और 150 साल हो जाएगी उम्र। देखो अब आप, मुझे तो आप पिछले 30 सालों से देख रहे हो एक बिल्कुल, जैसा, बिल्कुल। तो हमने उम्र को तो जो कहा है वो किया है आपने, ये भी मैं तो कह सकता हूँ। हाँ, अभी हमने एनिमल ट्रायल में तो हम 1.5 गुना आयु बढ़ा दी है जीवों की। किसी की 20 दिन थी, किसी की 50 दिन थी, किसी की 100 दिन थी, इसकी हमने 50% इंक्रीज कर दी है लॉन्जेविटी और जो है उसकी एजिंग को लेकर के। तो मनुष्य भी 1.5 गुना आयु पा सकता है। एवरेज आयु 100 की मानी जा रही है, तो 150 साल तक जी सकता है। अभी जो मेरी बात मान रहे हैं वो 115-20 साल के कुछ हो गए, तो 125 और 150 तक ले जाने की तैयारी है। सबसे बड़ी बात होती है आत्मनिर्भर भारत की, और आत्मनिर्भर बनाने में पतंजलि का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में टैरिफ के जो तमाम चीजें आई, उसके बाद आत्मनिर्भरता पर बड़ा जोर दिया। पतंजलि का क्या योगदान रहने वाला है स्वामी जी इस आत्मनिर्भर भारत में? आत्मनिर्भर भारत के लिए मेरे भाई सबसे बड़ी दीपक जी जरूरत है वो है स्वदेशी की संकल्प। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बाइकाट करो विदेशी कंपनियों का, विदेशी प्रोडक्ट्स, सुबह से शाम तक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी आप यूज करते हो, हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर जो भी यूज कर रहे हैं, फ्लोर क्लीनर पे नाम पर फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर का नाम पर हार्पिक, नजारे क्या क्या सब जगह सिंथेटिक चीजें घुसी पड़ी। इससे लाखों करोड़ रुपए देश का लूट रहा है। 1608 में पहला जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 10 लोगों ने और कुछ विदेशी आक्रांताओं ने कुल मिलाकर के 200-250 सालों में $100 ट्रिलियन से ज्यादा, जो आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उतना से ज्यादा तो लूट कर ली थी। तो इसी भारत की इस लूट को बचाने के लिए हर दुकानदार कम से कम 50, 100, 200 फीट जिसकी जैसी दुकान का साइज है उतनी जगह वो स्वदेशी के लिए दे। अपने जो लोग अपने घरों में स्वदेशी ही साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, अपने घरों में स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका अपने घर के बोर्ड लगाएं, ये स्वदेशी घर है। तो ये एक आंदोलन, एक मुहिम, एक पूरा अभियान आगे बढ़ेगा ना। देखो कोई भी चीज जब तक एक आंदोलन के रूप में खड़ी नहीं होती है ना, तब तक उसका गौरव सामने नहीं आता। कम से कम विदेशी कंपनियों में सबसे पहले अमेरिकन प्रोडक्ट्स का सबसे पहले बहिष्कार करें, जो बहुत बड़ा हथियार होगा। और जो ट्रम्प साहब ने नेगोशिएटेड भेजे ना, वो अपने आप ही शरणागत हो जाएंगे। मैं चाहता हूं भारत के सामने दंडवत प्रणाम करें और हम इन सारी भारत विरोधी ताकतों का शीर्षासन करा सके। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा स्वदेशी। तो कम से कम, अरे महीने भर आप एप्पल का फोन नहीं खरीदोगे, महीने भर कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड नहीं खाओगे, महीने भर सबवे नहीं खाओगे, महीने भर जो है आप एडिडास, प्यूमा, नाइकी, रिबॉक की जूते, चप्पल आदि नहीं खरीदोगे। क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ा सा आदमी को जो है ना जज्बात दिखाने की जरूरत है इस समय। और जब भारत के जज्बात जगेंगे और उसमें हमारी भूमिका होगी। हमने तो हमेशा एक जागरण की भूमिका निभाई है, चाहे वो योग का जागरण हो, आयुर्वेद का जागरण हो, स्वदेशी का, स्वाभिमान का जागरण हो, और इस देश की सनातन संस्कृति के जागरण की बात, और शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, आर्थिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं में फंसे इस देश को अपने निजता के गौरव से जोड़ने की बात हो। पतंजलि ने एक बड़ी भूमिका निभाई और आगे भी दीपक भाई निभाएंगे।
आपने ट्रंप के टैरिफ को आतंक तक कह दिया था, आपने उसकी तुलना आतंक से कर दी थी। आप चाहते हैं कि अमेरिका हमारे सामने साष्टांग करे, तो इसके लिए क्या करना होगा स्वामी जी? दीपक भाई देखो, मैंने कहा ये टैरिफ टेररिज्म है, ये टैरिफ वार है, दुनिया कह रही है। और ये टैरिफ के नाम पर एक अनारकी है, और ये तीसरा विश्व युद्ध जैसा है। दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वार, टैरिफ वार। और इसकी शुरुआत भले ही अमेरिका ने की हो, इसकी पूर्णाहुति भारत को ही करनी पड़ेगी। और भारत में बहुत सामर्थ्य है, चाहे डेड इकोनॉमी कहते हो, चाहे और कुछ भी 50% टैरिफ लगाते हो, फिर भी जन्मदिन पर सबसे पहले बधाई वही दे रहे हैं। अब ये देखना, अब ये जो 50% वाला टैरिफ वाला है, ये अब नेगोशिएशन होकर के 25 और उससे भी कम आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं, बहुत जल्दी लाना ही पड़ेगा। भारत दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है, और पूरी दुनिया तो आज जो है कंज्यूमरिज्म पर चल रही है, उपभोक्तावाद पर चल रही है। और इस उपभोक्तावाद में जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के जो अगवा देश है, वो भारत की अनदेखी करेंगे तो मुखी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, अब आपको कैसा दिखाई पड़ता है? क्या आपको लगता है ट्रंप घुटनों पर आएंगे? अभी जो है उनकी आयु के हिसाब से घुटनों पर आने में तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जरूर जो है मुझे लगता है कि उनको भी हरिद्वार का जो है पतंजलि का पता दे देना चाहिए। हाँ, तो उनको रिजुविनेट करना पड़ेगा, उनको एंटी एजिंग, लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी योग, पावर योग सिखाना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहता हूँ कि देखो, ट्रम्प साहब में ना थोड़ा अग्रेशन कुछ ज्यादा ही आ गया है। इस उम्र में उनको शोभा नहीं देता इतना अग्रेशन दिखाना, तो कभी कभी ज्यादा उत्साही हो जाते हैं। आपने देखा होगा चाइना के संदर्भ में उनको कितनी बार कदम पीछे खींचने पड़े। यदि चाइना शक्तिशाली है तो भारत भी कम शक्तिशाली नहीं है। बस चाइना की एक ही ताकत है, वहां पर जो वहां के प्रधानमंत्री कह देते, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां की कह देती है, वही वो देश करता है। तो बस ये थोड़ा भारत में भी लाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ एकात्म होकर के इस देश को, व्यक्ति के तौर पर ठीक है, हर एक व्यक्ति का एक अपना चरित्र है, और उसमें भी मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो अतीत है, और वह भी गौरवशाली है। लेकिन जब देश की बात आए ना, तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। बिना भारत की जो है ताकतवर हुए, बिना भारत की एकता के हम पूरी दुनिया की वैश्विक चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। पूरा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, नई वैश्विक परिप्रेक्ष्य, नए संदर्भ तैयार हो रहे हैं। उसमें ये तकाजा है वक्त का कि भारत को प्रधानमंत्री जी के साथ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और बेहद गंभीरता से पूछ रहा हूँ कि हाल ही के दिनों में क्या आपको ऐसा लगा है कि कोर्ट्स आपको लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रहे? कुछ ऐसे लोगों के जो एंटी सनातन हैं, या जो राष्ट्रवादी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के सनातन के विरोधी ताकतों ने हमको एक बार नहीं, कम से कम हमारे ऊपर लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक 1000 मुकदमे हुए। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी लास्ट ये जो है मेडिकल माफियाओं ने, ड्रग माफियाओं ने जब बखेड़ा खड़ा किया था, वो बंद कर दिया। अब सब तिल मिला रहे, अरे बाबा तो फिर बच गए। तो मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। ठीक है, कभी कभी लोक मर्यादा के लिए हम वैसे तो भगवान के विधान को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन देश के संविधान को भी, लोकतांत्रिक संविधान को भी बराबर का महत्व देते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग थोड़ा सा अपनी विनम्रता दिखाते हैं। वैसे तो हम शौर्य, वीरता, पराक्रम में देने में विश्वास रखते हैं, साधु के नाते हम अकिंचन है, लेकिन मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। ये तमाम तरह की जो आसुरी शक्तियां, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, बहुत सी, इसमें कॉर्पोरेट माफिया भी सम्मिलित हो जाते हैं, और मीडिया माफिया भी कभी कोई, जो सोशल मीडिया वाले एक गैंग है पूरा का पूरा, जो एक डिजिटल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर खड़ा करना चाह रहा है। तो इन सब के हम शिकार होते रहते हैं। फिर भी चरे वेती थी, कोई भाई क्या परवाह करने, जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो जहाँ हम पैदा हुए हरियाणा में बोले थे, तो उखड़ में सिर दे लिया तो मुसड़ते, क्यों डरना भाई। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे रूह अफ़ज़ा कंट्रोवर्सी हुई, आपने शरबत जिहाद का इस्तेमाल किया, लेकिन शरबत जिहाद वो शब्द चला, शब्द चलने के बाद उस पर कंट्रोवर्सी हुई, फिर उसके बाद मामला कोर्ट तक गया, लेकिन शरबत आपने बेच लिया उसके बाद। नहीं, देखो, शरबत बेचना मकसद नहीं, देश बचाना मकसद है। देखो,
स्वामी रामदेव का पर्सनल वेल्थ क्या है, पर्सनल स्वार्थ क्या है? सरबत जिहाद है तो है, लव जिहाद है तो है, वोट जिहाद है तो है, थूक जिहाद भी है तो है, मूत जिहाद है तो है। अब इसमें मैं क्या करूं? वो उनको रोको ना जो ये सब कर रहे। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका देश को नाम भी पता लग गया है तो उनको चिरमिराहट हो गई। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास पैसा आता है तो मदरसा बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं। हमारे पास पैसा आता है तो हम गुरुकुल बनाते हैं, आचार्य कुल बनाते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। 1 लाख विद्यालयों को जोड़ने का सपना है। हम गौ माता की सेवा करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं, सनातन की सेवा करते हैं। तो ये हमारा विश्वास है, उनका विश्वास है, उनको मुबारक। हमने तो किसी के मजहब के ऊपर कोई भद्दी टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये तो बात सच है कि कुछ कंपनियों को मुनाफा होता है। तो और इसमें अभी भी क्यों डरूं, मैं बोलता हूं, जब हिमालय को और हमदर्द को मुनाफा होगा तो उससे उनके फेथ के लिए वो काम करते हैं, इस्लाम के लिए काम करते हैं, इसमें क्या वो है, करते ही है। और हम तो डंके के चोट पर कह रहे हैं, हमारे पास में जो भी मुनाफा होगा उससे भारत माता की सेवा करेंगे, सनातन धर्म की सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, गुरुकुलम बनाएंगे, आचार्य कुलम बनाएंगे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? ये देश के हित के लिए। तो इसमें जो मजहबी लोग हैं जो है उनको बहुत ज्यादा जो है चिरमराहट होती है। क्या गोमूत्र कंट्रोवर्सी और उसके बाद आपका माफीनामा कैसे देखते हैं? गोमूत्र में क्या? गोमूत्र कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जिसके बारे में आपने कहा था। नहीं, मैं ये कहता हूँ भाई गोमूत्र पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लिवर किडनी ठीक रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा। आपने शायद मुस्लिमों को भी कह दिया था कि इस्तेमाल करो। नहीं, मुसलमानों से मैंने इस बारे में कभी नहीं, वो तो ऊँटनी का पी लेते, वो पिए ऊँटनी का। हम गोमूत्र हम ये किसी मुसलमान के ऊपर थोपते तो है नहीं। हम ये कहते हैं जिसको फायदा पाना है वो पी ले, और बहुत से मुसलमान पीते हैं। अरे गाय तो उनकी भी माता है, उनके भी तो पूर्वज गौ माता की सेवा करते थे। ये कोई भारत में जो मुसलमान है कोई वही सऊदी अरबिया से थोड़ी आए हैं, ये तो अपने भाई हैं, अपने एक ही पूर्वजों की संतान है। इनके पूर्वज इनके पुरखे गौ की माता की सेवा करते थे, गोमूत्र वो भी पीते थे, गाय का घी वो भी खाते थे। हाल ही के दिनों में रामभद्राचार्य जी का एक बयान आया, उन्होंने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह दिया और उस पर लेकर लोग उन पर भड़क गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, कई सारे नेता उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या आपको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका भी बड़ा नाता है क्योंकि हरिद्वार से लगता हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपको लगता है कि वो मिनी पाकिस्तान हो गया है? प्रदेश से और भारत के सारे प्रदेशों से, सारी भाषाओं से, सारी गुरु परंपराओं से सबसे समान रूप से लगाव है, क्योंकि मैं भारत को अपनी माँ मानता हूँ और भारत की मातृभूमि के हर एक अंग प्रत्यंग को अपना ही अंग प्रत्यंग मानता हूँ। पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने क्या बयान दिया मुझे ज्यादा सच में पता नहीं है, लेकिन कभी कभी उत्साह में आकर के कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो है उनके साथ जो हमारे उनके जो शिष्य हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी हम बोलेंगे कि गुरु जी से थोड़ा बात करते रहा करें। और अलग अलग संदर्भों में कभी कोई बात आती है तो, क्योंकि यद्यपि उनके अंतःचक्षु खुले हुए हैं, बड़े बुद्धिमान प्रज्ञावान महापुरुष हैं, लेकिन कभी कभी किसी संदर्भ में कोई ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं। थोड़ा उनको संयम से काम लेना चाहिए, ये कहेंगे आप? अब बड़े हैं, आप बोल सकते हैं। जी जी जी। आजकल लव जिहाद के मामले, छांगुर बाबा आ गए, मछली गैंग आ गया एक, तो इस सनातन को नीचा दिखाने की कौन सी कोशिश है जिसके लिए करोड़ों की फंडिंग होती है बाहर से स्वामी जी? दरअसल क्या है, 1 लाख के करीब एनजीओ तो बंद कर दिए अमित शाह जी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आने के बाद, लेकिन फिर भी अलग अलग माध्यम ने जायज नाजायज पता नहीं कैसे कैसे किस किस माध्यम से इस देश में लाखों करोड़ रुपए आता है हर साल, हजारों नहीं मेरे भाई दीपक जी, आप सोचो लाखों करोड़ रुपए, और वो इस देश में अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र के कामों में लगता है। वो स्वामी रामदेव को गिराने के लिए भी लगता है, वो मोदी साहब को सत्ता से हटाने के लिए भी लगता है, वो हमारे जितने भी सनातन के महान बिंदु हैं उनको नीचा गिराने के लिए भी लगता है। तो ये अनेक प्रकार से लव जिहाद से लेकर के, मैंने कहा ना जिहाद के तो वोट जिहाद, थूक जिहाद, मौत जिहाद, सरबत जिहाद, जिहाद ही जिहाद है। तो कुछ लोगों के दिमाग इतने गले सड़े हो गए हैं, उनको जो है मतलब देखो कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, और वो सच में बड़े अच्छे लोग हैं। मैं ऐसे लोगों से भी सऊदी अरबिया से लेकर के क्या नाम है दुबई से लेकर के, अबू धाबी से लेकर के बहुत जगह पर मिलता हूँ, देखता हूँ,
बड़े प्रोग्रेसिव, वो किसी से नफरत नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो सो कॉल्ड कुछ मजहबी लोग हैं, जिनको कहने को मुल्ला मौलवी आदि कह देते हैं, लेकिन सच में उनमें वो दृष्टि नहीं है, राष्ट्रीयता की दृष्टि, मानवता की दृष्टि, एकता की दृष्टि, वो तो सब में होनी चाहिए। बहुत अच्छा स्वामी जी, आप ये काम करें, हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब जो हाल ही के दिनों में भारत ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेला, क्या आपको ठीक लगा? क्या भारत को ये एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था? पहली बात तो यह है कि ना भी खेलते तो भी अच्छा था, और खेल करके उसको रोंद दिया और अच्छा है। और फिर उन्होंने जो असंवेदनशीलता दिखाई, तो फिर उन्होंने अपनी औकात भी बता दी, अपने संस्कार भी दिखा दिए, तो इससे पाकिस्तान की पोल ही खुली है। वैसे तो ठीक ही हुआ है, दुश्मन को जितना ठोका जाए। बात खेल में तो कोई दुश्मनी की नहीं होती है, लेकिन वो दुश्मनी मान लेते हैं। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे जो है अविवेकपूर्ण उदारता और अविवेकपूर्ण बहादुरी भी दिखाते, टीवी ही फोड़ ले लग रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। स्वामी जी, प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, तो एक सवाल ये भी उठा कि 75 साल के बाद जो है आदमी को अपना काम जो है उसको विश्राम देना चाहिए। और अब तो 150 साल जीने की बात हम कर रहे हैं, तो 50 साल में रिटायर कर दोगे, 100 साल में करना भाई रिटायर। तो अब हम तो लॉन्जिविटी पे आ गए अभी। तो जब तक व्यक्ति की बुद्धि विवेक ठीक से काम कर रहा है, जब तक उसके हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं, तब तक उसको क्रियाशील रहना चाहिए। मैं एजिंग के चक्कर में नहीं पड़ता। आयु महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी का सामर्थ्य क्या है, प्रतिभा क्या है, उसका जज्बा क्या है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए चाहे हमारे श्रद्धेय मोहन भागवत जी हो, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हो, जब तक ये स्वस्थ रहे तब तक देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करें, संघ का नेतृत्व मोहन भागवत जी करें। आयु पर न जाएं, सामर्थ्य पर जाएं, प्रतिभा पर जाएं। उनके भीतर जो है वो कितनी ऊर्जा है। जितने समर्थ लोग और समझदार लोग, अनुभवी लोग, देखो कुछ तो ऐसे है कि वो कहते हैं ना, ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं कि बोले बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दे तो झोपड़ी जला देगा। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री को फिजिकली कैसे देखते हैं? 75 साल की इस उम्र में आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए करीब 2.5-3 दशकों का हमारा संबंध है, तो अभी फिट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि कुछ लोग सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं, मोदी कब ढहेगा, बाबा कब गिरेगा। पंचतंत्र की एक कथा है, वो टीवी पर शोभा नहीं देती, इसलिए अभी बोलूंगा नहीं। लेकिन जो है वो सब जिनने थोड़ा बहुत पढ़ा उनको पता है। तो कुछ लोग ऐसे ही झूठे सपने पाले बैठे। अरे भाई, खुद अच्छे से जीवन जी लो, देश के लिए कुछ काम कर लो, दूसरे की लेग पुलिंग करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और किसी का भी अनादर मत करो। हमारे यहाँ तो सब नाम रूप स्वरूपों को भगवान का साक्षात विग्रहवान रूप माना है। नरेंद्र मोदी जी का, माँ का अनादर करना, किसी भी व्यक्ति का अनादर करना। मैं तो पक्ष विपक्ष किसी का भी अपमान करने में विश्वास नहीं रखता। सब सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े और भारत माता को अपनी आराध्य माने, और मिलजुल करके सब समर्थ बने, सब संगठित बने, और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। अच्छा स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि जब आप घोड़े के साथ आपने रेस लगाई, वो जो रेस थी उसमें कौन थका पहले, घोड़ा थका या आप थके? एक बार तो ये आया कि घोड़ा थक गया और मैं उसके आगे से निकलने वाला था। तो मैंने सोचा लोग कहेंगे देखो बाबा जी आप जो पंगा कर रहे हैं तो देखो, घोड़े में यद्यपि बहुत ताकत होती है, लेकिन मनुष्य में अपरिमित सामर्थ्य होता है। मनुष्य के पिंड में सारा ब्रह्मांड उसमें ब्रह्म है। ये बहुत बड़ा भगवान का तोहफा है। ह्यूमन लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी एंड अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। ये भगवान की अप्रतिम रचना है। तो हमको अपने शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म ब्रह्म बल को बढ़ाते रहना चाहिए, और ऐसे लोगों में उत्साह मिले, इसलिए हमने वीडियो बनाते रहते हैं। और मेरे आप एक बात तो खास है, मेरे वीडियोज 1 महीने भर में, 2 महीने में जब उसका कैलकुलेशन करते हैं तो 1000 मिलियन तक उसकी रीच, व्यूज वो आप पहुंच जाते हैं। ये बड़ी बात है। आखिरी सवाल, 1 लाख करोड़ की कंपनी कब बनेगी पतंजलि? ये तो जल्दी बन जाएगी, आपको दिसंबर तक ही देखने को मिल जाएगा कि
पतंजलि की रफ्तार क्या है। जब हम घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो कंपनी भी तो वैसे ही दौड़ेगी। चरे वेती सारे देश को ऐसे दौड़ना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों अभी सिंगापुर और हांगकांग आके आया। नॉर्वे का एक छोटा सा फंड, वहाँ के गैस पेट्रोल मंत्रालय बनाया, $3 ट्रिलियन का फंड है। एक फंड की वैल्यू मार्केट कैप 3 ट्रिलियन की। भारत में ऐसे नए नए प्रयोग हम करेंगे, अनेक लोगों को खड़ा करेंगे, पतंजलि जैसे 1000 संस्थान खड़े हो, इस तरह का देश में जज्बा पैदा करेंगे। और यही होना चाहिए, आशावादी देश में लोग खड़े होने चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में नई प्रतिभाएं खड़ी होनी चाहिए, और हम अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से भारत का भाग्य लिखे, एक नया भारत घड़े। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक हमसे भाई बात आपको करने भी के प्रणाम, लिए। और आपके जज्बे को, आपके शौर्य वीरता को भी प्रणाम, और जो है ये लाइव टाइम्स जी, इसको भी मेरा अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्वामी रामदेव, जिन्होंने दिल खोलकर अपनी बातें कही। उनका सबसे बड़ा पॉइंट इस इंटरव्यू के अंदर ये था कि वो एंटी एजिंग दवा पर काम कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि एक आम इंसान की आयु 150 वर्ष तक हो सकती है, और जानवरों पर वो इस तरह का प्रयोग ऑलरेडी करके सफल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पुरुषार्थ के साथ परमार्थ ये मंत्र दिया है, और इसी मंत्र पर सालों से काम कर रहे हैं।